हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में मॉडल सेट 2 साइंस के लिए लाया हूं, क्लास 10 के लिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्योंकि यदि वे कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि असंभव है। तो अगर दो दिशाएं एक ही पॉइंट पर दिखाया जाएगा तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 2, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो f बराबर होता है r/2 और r है सो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 सेंटीमीटर, 2 से कैंसिल 10, फोकस की दूरी 10 सेंटीमीटर आ गया है। तो यहाँ पर जो फोकस है पॉजिटिव में है, तो आप लोग बताइए कि किस दर्पण का या किस लेंस का फोकस पॉजिटिव में होता है, यानी कि धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम क्या होती है कि बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम है सो एक बहुत तेज अभिक्रियाशील धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ लेता है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन के दो अपरूप के नाम लिखे। तो एक हीरा और एक ग्रेफाइट, यह दो कार्बन के अपरूप हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधों कहाँ से प्राप्त करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से तथा जल भूमि से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो उत्तर जो होगा, जैसे कवक, शैवाल, जीवाणु आदि निम्न श्रेणी के जीवों में बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो जो निम्न श्रेणी के जीव हैं उसमें अलैंगिक जनन प्रक्रिया होती है। बीजाणु के चारों तरफ एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थिति में उसकी रक्षा करती है, जिसके कारण आसानी से वातावरण में फैल जाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, कृत्रिम चयन क्या है, एक उदाहरण है। कृत्रिम चयन क्या होता है? ऐसा चयन जिसे मनुष्यों द्वारा किया जाता है कृत्रिम चयन कहलाता है। जो मनुष्य चुनते हैं वही यह सो कृत्रिम चयन कहलाता है। यह चयन वनस्पतियों में महत्वपूर्ण है। यह चयन केवल मनुष्यों द्वारा नियंत्रण और समन्वित होता है। जैसे चावल की नई प्रजातियां कम समय में अधिक उत्पादित सब्जी, कम समय में, ठीक है, यहाँ पर कम है, तो कम समय में अधिक उत्पादन जो होती है सब्जियां, तो इस प्रकार के क्या होते हैं कि कृत्रिम चयन के द्वारा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसका संशोधन किस प्रकार संभव है। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, और दूसरा कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो ये दो कारण की वजह से दीर्घ दृष्टि दोष होता है, जिससे दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखती है, और इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस के जो चश्मे होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु की 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी कि u का जो वैल्यू है वो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फोकस दूरी f बराबर +10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर उत्तल दर्पण दिया हुआ है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो अब यहाँ पर है सो दर्पण सूत्र लगाएंगे, और दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र वो होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। तो इस पर ऐसा वैल्यू रखते हैं। तो v का वैल्यू, प्रतिबिंब की दूरी पूछा हुआ है, v निकालना है, तो 1/v +
1/u का वैल्यू -15 है तो -15 रख लिए, इक्वल टू 1/f हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू 1/-15 को राइट हैंड साइड में रखेंगे, यहाँ पर f का वैल्यू 10 हो जाएगा तो 1/10 प्लस 1/15 होगा। और फिर इसको एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा और यहाँ से 3 + 2 हो जाएगा, यानी कि 1/v इक्वल टू 5/30 आ गया और ये कैंसिल होगा 6 बार में। तो इसको अगर व्युत्क्रम करते हैं तो v बराबर 6 सेंटीमीटर, v जो है वो प्लस में आ जाएगा, यानी कि दर्पण के राइट साइड है सो इसका प्रतिबिंब बनेगा। ओके, इस प्रकार है सो प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे दर्पण सूत्र से। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तम ईंधन के गुणों को लिखिए। उत्तम ईंधन के निम्नलिखित गुण है। पहला है कि ईंधन में ज्वलनशील पदार्थ की मात्रा कम होती है, अज्वलनशील पदार्थ की मात्रा कम होती है, यानी कि जो नहीं जलने वाले पदार्थ की मात्रा है वो कम होनी चाहिए। दूसरा है कि दहन के पश्चात विषैले पदार्थ की उत्पत्ति कम से कम करता हो। तीसरा है कि ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त तथा सुलभ होनी चाहिए। और चौथा है कि ईंधन सस्ता भी होना चाहिए। तो ये सारे हैं उत्तम ईंधन के गुणधर्म। एक ये भी है कि ईंधन का आसानी से भंडारण एवं परिवहन भी करना चाहिए, तभी ये ईंधन है सो उत्तम ईंधन का रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 11, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो हमें जीवित रहने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो जब पाचन की क्रिया होती है तो खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके लिए सूत्र जो है वो यहाँ पर है। जैसे ग्लूकोज लिया गया C6H12O6 और इसमें है सो ऑक्सीजन मिलाया गया, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है और साथ में ऊर्जा प्रदान करता है। तो उत्पाद के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और सो जल प्राप्त होता है और ऊर्जा भी प्राप्त होती है जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तब। क्वेश्चन नंबर 12, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र का तथा उपयोग लिखे। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का दो उपयोग है। पहला उपयोग पीने वाले पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए और दूसरा वस्त्र उद्योग में किया जाता है विरंजक चूर्ण का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 13, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। तो यहाँ पर इस तरह से अंतर दिया हुआ है, तो इस तरह से अंतर करके लिखेंगे। पहला अंतर है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है वो वायवीय कहलाता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा अंतर है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। तीसरा अंतर है, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल और एथेनॉल प्राप्त होता है। चौथा अंतर है कि इनमें वायवीय श्वसन में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसा अवायवीय श्वसन में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। पांचवा अंतर है, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है, जैसे ज़्यादातर पौधों तथा जंतु में, मानव में, हिरन, पक्षी, ये सारे है सो वो
जो है उच्च जीवधारी उसमें है सो वायवीय श्वसन होती है, और अवायवीय श्वसन सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो गए। क्वेश्चन नंबर 14, पादप हार्मोन क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। तो पादप हार्मोन पौधों की लगभग सभी क्रियाओं जैसे वृद्धि, विकास, फूल आना, फल आना, फलों का पकना आदि को और नियंत्रित करता है। ठीक है, तो जो पादप हार्मोन से क्या होते हैं कि पौधों की विकास होती है, वृद्धि होती है, फूल आते हैं, फल लगते हैं, फलों का पकता है, और ये सारे नियंत्रण जो होते हैं पेड़ पौधों में वो पादप हार्मोन की वजह से होते हैं। पादप हार्मोन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिबेरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, तो ये सारे जो हैं हार्मोन वो पादप हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत जनित्र क्या है जिसको डायनेमो बोला गया है या जनरेटर भी बोलते हैं, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बनावट एवं कार्य का वर्णन करें। यह भी ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर है विद्युत जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ये क्या करती है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह किस सिद्धांत पर? विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अर्थात जब किसी चालक को, जब क्या किया जाता है, किसी चालक को विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित उत्पन्न होती है। वहाँ पर क्या किया जाता है, कोई भी चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा तो उससे जो उत्पन्न होगी वो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। यहाँ पर स्ट्रक्चर है इसका, एक है सो नॉर्थ चुंबक है, नॉर्थ भाग साइड है चुंबक का, और एक साइड साउथ है। तो इस तरह से रखा गया है, और यहाँ पर ABCD ये चुंबक के बीच में आयताकार कुंडली है, और इस कुंडली में है सो, इस कुंडली को आर्मेचर भी कहते हैं, और यहाँ पर है सो वलय के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर पूर्ण वलय है, विभक्त वलय नहीं है, पूर्ण वलय है। एक AB के सिरे को जोड़ा गया है और दूसरा CD के सिरे को जोड़ा गया है विभक्त वलय से। बनावट कैसी है इसके, देख सकते हैं बनावट। विद्युत जनित्र में एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यहाँ पर ABCD एक आयताकार कुंडली है, इस तरह से ABCD। उसके बाद है कि जो एक शक्तिशाली चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच रखा होता है, एक ये चुंबक है लेफ्ट साइड और एक राइट साइड चुंबक है, उसके बीच रखा रहता है। कुंडली का दोनों सिरा R1 तथा R2 वलयों से जुड़ा रहता है। तो एक जो है सिरा AB सिरा R1 से जुड़ा हुआ है वलय, और एक सिरा R2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सर्पी वलय R1 ब्रश B1 से तथा सर्पी वलय R2 ब्रश B2 से जुड़ा होता है। दोनों ब्रशों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या किया गया कि जो वलय है उस वलय को B1 से एक B1 ब्रश से जोड़ा गया है, और दूसरा जो है B2 ब्रश से जोड़ा गया है, और इन दोनों को जो B1 और B2 को है उसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार इसकी बनावट है। अब इसके कार्य क्या होते हैं? जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करे, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा ABCD की होगी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो यह एक शक्तिशाली धारा का निर्माण होती है। तो क्या किया जाता है कि ये जो AB भुजा है वो ऊपर की ओर, ये जो मोटर है, जनरेटर है या डायनेमो है, तो AB को ऊपर की ओर जब गति करवाएंगे और CD को नीचे की ओर गति करवाएंगे तो इसके घूर्णन की वजह से क्या होने लगता है कि यहाँ पर AB पर है सो एक विद्युत धारा प्रेरित होती है जो वो इस AB साइड में होती है, और CD पर भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अगर AB से अगर विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है तो वो B1 के साथ जा रहा है, फिर है सो इसके बाद गैल्वेनोमीटर होकर इधर डिफ्लेक्शन कर रहा है बाएं की ओर। उसके बाद फिर ये विद्युत धारा B1 से कनेक्ट होकर AB की ओर बढ़ती है, और फिर जब आधा घूर्णन हो जाता है तो इसका वलय चेंज हो जाता है, और जब फिर इससे क्या होता है कि जो AB है अब CD बन गया और इधर AB बन गया।
तो CD वाला ऊपर की ओर गति होगा और AB वाला नीचे की ओर गति होगा। तो धारा फिर क्या होगी कि B1 से ब्रश B1 से पार होते हुए फिर गैल्वेनोमीटर से इधर डिफ्लेक्शन करेगा राइट साइड और फिर इस तरह से B2 की ओर जाएगा, ब्रश B2 की ओर धारा प्रवाहित होती है। तो यही चीज़ यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB की ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करे, तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होगी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो एक शक्तिशाली धारा का निर्माण होता है। अब आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर गति करती है, अतः विद्युत धारा की दिशा DCBA हो जाती है। अगर चेंज हो जाएगा, आधे घूर्णन के बाद चेंज हो जाता है। धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में परिवर्तित करते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। आधे चक्कर के बाद है सो अपनी दिशा में विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन होता है, उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु के लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अवतल लेंस के लिए जो एम तथा ऋणात्मक है। ठीक है, एम जो है अवतल लेंस के लिए जो फोकस है एम है वो ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब आभासी होता है। तो यहाँ से ऐसा एम निकालना है और फिर निकालना है कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। यहाँ पर एफ दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी माइनस में लेंगे क्योंकि अवतल लेंस है, और वी जो है -10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से क्या निकालना है कि बीम की दूरी निकालनी है। लेंस से बीम की दूरी कितनी है, यानी कि U = निकालना है। तो लेंस सूत्र द्वारा लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है। तो अब इस पर रखते हैं v का वैल्यू, तो 1/-10 हो जाएगा, -1/u = 1/f का वैल्यू -15 है। फिर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो जो -1/u है उसको राइट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो इस प्रकार बचेगा। यहाँ पर माइनस है, -1/10 + 1/15 = 1/u। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो वैल्यू है LCM 30 आ जाएगा, और यहाँ पर -3 + 2 हो जाएगा = 1/u। और फिर इसको करेंगे -1/30 = 1/u। तो यहाँ से u का जो वैल्यू है u = -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। u का वैल्यू निकल गया। अब इसका आवर्धन निकालना है, तो m बराबर होता है v/u। v का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है -10 हो जाएगा, और u का वैल्यू -30 हो जाएगा। माइनस कैंसिल और 0 0 कैंसिल। अब 1/3 बच गया, और 1/3 = हो जाएगा 0.333 आते जाएगा, यानी कि 0.33 इसका इतना आवर्धन आ जाएगा m बराबर। ओके, तो इस प्रकार है m लेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहला जो समीकरण है वो PbNO3 है होल 2 प्लस PbO प्लस नहीं, ये जब अभिक्रिया किया तो PbO बना दिया प्लस NO2 प्लस O2 इस प्रकार से। तो इसको बैलेंस करते हैं। Pb लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है। ऑक्सीजन देखते हैं, राइट हैंड साइड में 3 और 2 6 हो जाएगा,
और लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऑक्सीजन देखते हैं तो 2 और 2 4 है, और नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया। उसके बाद सेकेंड में है Na+O2 मिल के बना दिया Na2O बनाया। अब इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ से सोडियम 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ। यहाँ पर अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 2 से करेंगे तो सोडियम जो है 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 राइट हैंड साइड में भी हो गया। तीसरा जो है वो फिर MnO2 है, MnO2 प्लस HCl मिल के बना दिया MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसको बैलेंस करते हैं तो Mn एक है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी एक है, ऑक्सीजन 2 और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए H2O के साथ तो ऑक्सीजन 2 हो गया। क्लोरीन है सो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 2 और 2 4 है, और यहाँ पर अगर है सो HCl के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 4 हो गया, और क्लोरीन है सो 4 हो गया इस प्रकार 3 हो गया। 4 में है BaCl2 प्लस H2SO4 मिल के बना दिया BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए कि H2 ये तो HCl के साथ अगर ये इक्वेशन है तो ये इक्वेशन है सो ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है। 5 नंबर है कि NaOH प्लस H2SO4 NaOH प्लस H2SO4 मिल के बना दिया यहाँ पर Na2SO4 प्लस H2O। इसको बैलेंस करते हैं तो सोडियम है सो राइट हैंड साइड में 2 है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद सल्फ़र जो है राइट हैंड साइड में 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है, ऑक्सीजन 4 और राइट हैंड साइड में 4 और 1 5 है। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो 2 और 4 6 हो जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन के साथ H2O के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये अब बैलेंस हो गया। ओके, उसके बाद है कि मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव हृदय का यहाँ पर चित्र इस प्रकार बना हुआ है, तो ये महाधमनी है यहाँ पर। उसके बाद ये जो है फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस सीरा है, ये बायां निलय है, बायां अलिंद है ये वाला। उसके बाद ये बायां निलय है और फिर इधर दायां निलय है, और यहाँ पर है सो दायां अलिंद है, और जो बीच में है ये वाला भाग इसको विभाजिका बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार मानव हृदय का चित्र है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? तो उत्तर है मेंडल ने अपने प्रयोग में 2 भिन्न भिन्न गुणों वाले मटर के पौधे में संकरण कराया। जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे परीक्षण करने पर पता चला कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो जब लंबे पौधे और बौने पौधे का परीक्षण किया गया तो पहला पीढ़ी में सिर्फ लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे। कुछ पौधे बौने थे। पौधों का लंबा होना प्रभावी लक्षण पता चला तथा बौना होना अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार मेंडल के प्रयोग द्वारा पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।